हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 2 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस से यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम उसको करंट अफेयर के नज़रिए से भी पढ़ेंगे, साथ में उसका स्टैटिक भी पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं सिर्फ आपको न्यूज़ बताकर नहीं चली जाऊंगी। इसके अलावा हम जो न्यूज़ है उससे जो मैपिंग में सवाल आ सकते हैं और मैपिंग से रिलेटेड कैसी वो है तो उसको भी साथ में करते हुए चलेंगे। मेंस के लिए भी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे। मेरा मेन टारगेट है कि मैं प्रीलिम्स 2025 में आप लोगों को मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो केवल और केवल न्यूज़पेपर पढ़ाने से ही दिलवा सकूँ। उसके अलावा आप अपने स्टैटिक पर ध्यान देंगे, उसके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम अलग से चला हुआ है। तो खैर चलिए अपने टारगेट की तरफ पहले ही बढ़ते हैं। और एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसमें से आपको बताना है करेक्ट क्या है। कल ही मैंने आप लोगों को पल्लई करनाई मार्शलैंड के बारे में पढ़ाया था और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। ऐसा नहीं था कि न्यूज़ छोटी सी न्यूज़ आई हुई थी तो मैंने उसको ऐसे स्किप कर दिया, नहीं, मैंने आपको पूरा मार्शलैंड क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ाया था। अब मुझे उसका आंसर चाहिए। आप लोगों ने कितने ध्यान से जो वीडियो है वो देखी है वो आपको मुझे अभी से बताना होगा। हम देखते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ अ फ्रेश वाटर मार्श पार्शली स्लाइन वेटलैंड सिचुएटेड साउथ ऑफ सिटी ऑफ कोची केरला। इट इज़ वन ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया। रामसर साइट है ये जो है फ्रेश वाटर भी है और कुछ भाग इसका सलाइन वेटलैंड के अंदर भी आता है और ये केरला के अंदर है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है ऑन इट्स वेस्टर्न पेरिफेरी मार्श इज़ फ्लैंक्ड बाय बकिंगम कैनल, यानी कि जो इसकी वेस्टर्न किनारा या पेरिफेरी हम बोल सकते हैं उसमें जो पानी या मार्शेज जो है वो दिया जाता है वो बकिंगम कैनल के द्वारा भी दिया जाता है। जल्दी से, आसान सवाल है, जल्दी से मुझे इसका आंसर जो है आप लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए आंसर अब मैं बताती हूँ। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वाई? क्योंकि मैंने इजी रखा। केरला की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तमिलनाडु होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये फ्रेश वाटर मार्श भी है, थोड़ा सा इसमें सलाइन भी है, लेकिन ये क्या है, केरला के अंदर ही पाई जाती है। ये एक रामसर साइट है, दैट्स ट्रू। इसकी वेस्टर्न जो पेरिफेरी है उसके ऊपर बकिंगम कैनल हमें दिखाई देती है, ये भी बिल्कुल सच है। खैर फिलहाल हम आज के पहले आर्टिकल के साथ में देखते हैं इंडियाज़ न्यू क्रिमिनल लॉ। अब आप लोगों को याद होगा कि परसों ही मैंने आप लोगों को न्यू क्रिमिनल लॉज जो थे उनके बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन फ़िलहाल आज हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं। 1 जुलाई को ये जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये हम देखेंगे। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए कानून बनाए थे उसको छोड़कर, गुलामी को छोड़कर अब हम अपने कानून खुद बनाने वाले हैं। चलिए ज़रा उन्हीं के मुँह से सुन लीजिए कि उनके क्या बयान है। माननीय अध्यक्ष, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, तो सुना आप लोगों ने, आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम जिस हिसाब से इस न्यूज़ के आर्टिकल को देखने वाले हैं वो है कि क्या क्या बदलाव लेकर आया है इंडिया अपने नए कानूनों के अंदर में। शुरुआत करें तो आप लोगों ने समझ ही लिया है कि पहले हमारे जो 3 कानून होते थे वो होते थे इंडियन पिनल कोड आईपीसी, दूसरा होता था यहाँ पर आईपीसी कब आता था 1860 के अंदर लेकर आए गए थे। दूसरा हम देखते हैं जो कि था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि था 1973 का, और उससे पहले आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 2 जो एक्ट है ये भी आया था 1872 के अंदर। तो इन तीनों में से 2 ऐसे एक्ट है जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आज़ादी से पहले लेकर आए गए थे, उसमें सारे के सारे नियम कानून वैसे के वैसे थे। अब हम देखते हैं 2023 में इनमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद में, बल्कि अमेंडमेंट भी क्या, नए ही कानून जो है उनको लेकर यहाँ पर आया गया है और ये तीनों का नाम बदल दिया गया है। अब इंडियन पिनल कोड जो था वो जाना जाएगा बीएनएस के नाम से, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। उसके अलावा जो यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था वो जाना जाएगा बीएनएस के नाम से, तो
NSS। अब इससे क्या होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और लास्ट में हमारा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से, तो BSA के नाम से। तीनों का ही जो नाम है वो देवनागरी हिंदी के अंदर रखा गया है, जो कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी है। अब इंडिपेंडेंस से ही देखें तो कॉलोनियल इरा के जो IPC थी उसमें बहुत सारे क्रिमिनल लॉ भी थे। CRPC के अंदर प्रोसीजर था कि लॉ को इन्फोर्समेंट कैसे करना है। एविडेंस एक्ट के अंदर वहाँ पर हमें दिखाया गया था अलग अलग जो सेवरल रिविजन है वो सब हम देखेंगे। चलिए एक एक करके इस एक्ट के अंदर क्या क्या हमें नई चीज़ें देखने को मिली हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो नए नए क्राइम जोड़े गए हैं, जो क्राइम पहले नहीं होते थे IPC के अंडर, उनको भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो क्राइम है वो है 69। तो क्लोज जो 69 है BNS का, वो यहाँ पर इंक्लूड करता है पेनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें क्या है, ये बोलता है अगर कोई भी धोखे से किसी के साथ भी, खासकर किसी वुमन के साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और डिसाइडफुल मीन्स के थ्रू करता है, यानी धोखा उसने दिया, धोखा इन द सेंस कि उसने झूठ बोला कि वो मैरिज करेंगे, ऐसे कुछ भी चीज़ें अगर वो दिखाता है किसी वुमन को, तो वो उसको जो है जेल यहाँ पर बिल्कुल मिल सकती है। इसके लिए जितनी जेल का जो टर्म रखा गया है वो रखा गया है अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है अगर ऐसा किसी के साथ किया जाता है। डिसाइडफुल मीन्स का मतलब यही है कि देखिए आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया है जिसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट कहना चाहते थे, प्रमोशन कहना चाहते थे, कह रहे हो कि कोई औरत है जो कहीं पे जॉब कर रही है और उसको ये प्रॉमिस किया गया कि अगर आप मेरे साथ में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो करते हैं तो उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपने किसी को मैरिज के लिए यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी वगैरह को यहाँ पर सरप्राइज किया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिसाइडफुल मीन्स के अंदर में आती है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर चेंज है वो है क्लोज नंबर 103 के अंदर में। तो BNS क्लोज नंबर 103 जो है वो यहाँ पर बात करता है लिंचिंग के बारे में। अब लिंचिंग क्या होती है, भीड़ जब इकट्ठा होकर किसी को मार दें। तो लिंचिंग जो होती है वो मेनली होती है रेस के बिहाफ पे कि तुम इंडियन नहीं हो। दूसरा हमारे यहाँ पर कास्टिज्म बहुत है, कास्ट की वजह से होती है। कम्युनिटी यानी कि जो संप्रदाय है उसकी वजह से होती है, कौन मुस्लिम है यहाँ पर, कौन सिख है यहाँ पर, इन सारी चीज़ों से हम देख पाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं इनको पहली बार लिंचिंग को क्या किया गया है, 103 के तहत यहाँ पर BNS के तहत मर्डर की परिभाषा में डाल दिया गया। तो IPC के तहत जो 302 मर्डर यहाँ पर लगाई जाती थी धारा, वो अब धारा कौन सी होगी, वो होगी 103। अब हम देखते हैं कि इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। और बदलाव के हिसाब से क्या किया गया है, जैसे कि इसमें जो एक 304 धारा है उसके तहत पे एक नया क्राइम बनाया गया है जो कि थेफ्ट से थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, जो स्नैचिंग होती है, जैसे कि किसी की चैन वगैरह कोई पहने हुए तो मेनली ऐसी चीज़ों को यहाँ पर छीना जाता है, स्नैच किया जाता है, उसको भी चोरी के बॉर्डर के अंदर में रखा गया है। सडनली और क्विकली जब कोई ऑफेंडर फोर्सफुली यहाँ पर कोई भी चीज़ को आपसे स्नीज करता है, आपसे ले लेता है, इसके लिए यहाँ पर 3 साल तक की जेल होगी और वो भी उसका इंटेंशन चोरी का होता है, राइट। तो इसके लिए एक नया क्राइम, एक नई इसको डाला गया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नई टाइमलाइंस दी गई हैं। जैसे कि CRPC के अंदर में क्या होता था कि जब भी कोई आपको पकड़ता है तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी तक क्या समय उसमें दिया जाता था। अब ये जो पुलिस कस्टडी का टाइमिंग थी जो कि यहाँ पर 167 सब क्लोज 2 के अंदर थी यहाँ पर CRPC के, उसको बढ़ाकर 90 डेज तक का कर दिया गया है कि अगर यहाँ पर विक्टिम जो है या वो लगाते हैं किसी के ऊपर केस चलता है और उसकी पुलिस कस्टडी चलने वाली है जुडिशियल, उसके बाद में जब 24 घंटे के बाद में आपको जुडिशरी के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो उसके बाद 90 दिन तक जो यहाँ पर अब एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उसको क्या किया जा सकता है, पुलिस कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है। एक जो इसका क्रिटिसिज्म आ रहा है वो आ रहा है ट्रायल्स इन एब्सेंटिया। एब्सेंटिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ है नहीं, जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगी है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसकी अब्सेंस में भी ट्रायल्स चल सकते हैं। अब ये हमने आर्टिकल में जो परसों मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि एक नेचुरल जो जस्टिस होता है उसका एक ही फॉर्मूला है कि जिसके खिलाफ भी आप कोई दोष लगा रहे हैं उस इंसान को अपनी सफाई देने का पूरा पूरा हक है। तो इसी वजह से फेयर ट्रायल इनको बोला जाता है कि फेयर ट्रायल के अंदर क्या माना जाएगा, वो इंसान जिस पे आपने दोष लगाया वो अपनी जो गवाही है, अपना जो उसका जो भी उसको बताना है वो चीज़ें वो बताएगा, सो दैट वो प्रूव कर सके कि उसने कोई चीज़
या दोष जो उसके ऊपर लगा वो किया भी है या नहीं किया है। तो ये यहाँ पर नए कानूनों की एक विशेषता है, एक यूनिटी, हमें अलग तरीके से यूनिकनेस हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर में, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल थिंकर्स को पसंद भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा बीएनएसएस जो है, उन्होंने जो स्टैट्यूटरी बेल दी जाती थी उसके प्रोविजंस में से भी अगर कोई ऐसा ऑफेंडर है जिसने एक से ज़्यादा बार कोई क्राइम कर दिया है तो उसको कोई भी स्टैट्यूटरी बेल यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। ये प्रोविज़न लागू हो गया है। तो कोई एक इंसान है जिसने कोई ऑफेंस किया, वो जेल में गया, उसको पहली बार में बेल जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई। उसने दोबारा से कुछ वैसा ही ऑफेंस किया, अब वो जो यहाँ पर क्राइम था उसके अंदर स्टैट्यूटरी बेल जो है वो ऑलरेडी जो कोर्ट है और जज है वो दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड टाइम करके आया है सिमिलर ऑफेंस, तो इसी वजह से इसको बेल जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये इसलिए किया गया है ताकि ट्रायल्स जो है उसको फॉरएवर का टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी जो जिनका फॉल्ट होता है, जो ऑफेंडर रिपीटेड ऑफेंडर बन जाते हैं, तो उनके साथ में क्योंकि उनको सुधरना थोड़ा सा मुश्किल है, इसी वजह से उनके साथ में कोई भी यहाँ पर जो दया भावना है वो नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या किया गया है। एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस का। कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, जैसे छोटी मोटी कोई चोरी किसी ने की है या फिर किसी को आप देखेंगे और कोई छोटा सा जो क्राइम है वो किया है, तो उसके अंदर में किसी को पहले ही डायरेक्टली जेल में डालने के बजाय, और जो वो फर्स्ट टाइम, उन्होंने ऐसा नहीं है कि सेकंड थर्ड टाइम कर रहे हैं, उनके साथ वो कम्युनिटी सर्विस नहीं करेंगे, पहली बार किसी का नाम आ रहा है तो उनको क्या दिया जा रहा है कि जेल में ना डालकर इनको कम्युनिटी सर्विस दी जाएंगी, जो कि बहुत सारे डेवलप्ड देशों में तो पहले से ही चलती है। इंडिया इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कम्युनिटी सर्विस में क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई यहाँ पर ऑफेंडर है जो कि 19 साल का है। अब वो क्या करेगा, उसने क्या कर दिया है, उसने किसी का पर्स चुरा लिया है। ठीक है, हम यही सोचते हैं। आप इस ऑफेंड के अंदर में उसको जेल में ना भेज के जज क्या करेंगे, बोलेंगे कि तुमको जो है वो 10 ट्रीज जो है वो लगाने हैं और उनका लगभग 1 साल तक या 6 महीने तक, 3 महीने तक तुमको ख्याल रखना, पानी वगैरह सब देना, नहीं तो जेल जो होगी तुमको वो मिलेगी और इसके ऊपर पूरा मॉनिटरिंग भी होगी, ध्यान भी रखा जाएगा, चेकिंग भी की जाएगी। तो ये होती है कम्युनिटी सर्विस। या किसी को बोल दिया जा रहा है कि ये स्पेस है, इस पे जाके तुमको सफाई वगैरह करनी है, किसी ऐसे कम्युनिटी सर्विस जो होती है वो यहाँ पर दी जाएंगी। ये एक चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, खास करके जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उनको, ताकि प्रिजन से बाहर रखा जा सके। हमारी प्रिजन्स के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये हमें पता है, तो उस लिहाज से भी ये जो है एक अच्छा स्टेप किया गया है। इसके अलावा एक जो नया कानून हम देख पाते हैं वो देख पाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए माइनर वाइफ। पहले क्या होता था कि रेप की जो परिभाषा थी उसके अंदर वाइफ को नहीं रखा जाता था, हालांकि इसको क्या बोलते हैं, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप जो है वो अभी भी यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं रखे गए हैं, लेकिन इसमें क्या कहा है कि अगर वाइफ की एज 18 साल से नीचे है, शादी हो गई है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 साल से नीचे की है, कम की है, तो आपको क्या होगा, अगर उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप ही माना जाएगा। पहले जो था वो 15 साल का था कानून के हिसाब से, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये बोला कि प्रिवेंशन ऑफ जो चिल्ड्रन के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, पॉस्को एक्ट हो गया, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो एज उसमें रखी गई वो 18 साल रखी गई है। लेकिन आप मैरिज जब किसी की हो जाती है तो आप 15 साल बोल रहे हो, तो इसको ठीक करें। उसी लिहाज से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो नया कानून जो है उसमें लेकर आई है कि अगर मैरिड गर्ल भी हैं और वो भी यहाँ पर 18 साल की हो चुकी हैं और उनसे पहले उनके हुई नहीं है 18 साल की, तो उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप माना जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत रिमेनिंग ग्रे एरियाज भी छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि कुछ कंसर्न है। कंसर्न क्या है, कंसर्न यही है कि यहाँ पर जो मेल होते हैं उनके साथ में अगर कोई रेप की एक्टिविटी होती है तो उसको इंडल्ज या इंक्लूड नहीं किया गया है। इवन जो डिसाइडफुल मीन्स था, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर 69 जो धारा होने वाली है बीएनएस की, उसके तहत भी ये माना जा रहा है कि अगर कोई प्रॉमिस करके, झूठ बोल के किसी वुमन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको तो यहाँ पर 10 साल की सज़ा
बच्चा है, लेकिन अगर कोई वुमन सेम करती है किसी मेल के साथ में तो उसका कोई प्रावधान अभी तक नहीं दिया गया है। तो जेंडर न्यूट्रलिटी यहाँ पर नए कानूनों में जो है वो नहीं दिख रही है, ये कुछ यहाँ पर एक्टिविस्ट जो है उनका मानना है। इवन इसके अलावा जो सेक्शन 377 है उसमें भी हम देखते हैं कि नॉन कंसेंशुअल सेक्स जो है उसको पेनलाइज तो किया गया है, तो इन्वोक्ड था, वो हटा हुआ था, लेकिन ऑफर जो बात वही आ जाती है कि जब रेप होता है मैन का तो उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हाँ, अगर केस ऑफ वुमन विक्टिम आती है यहाँ पर 377 के तहत भी तो उनका जो कानून है वो अप्लाई माना जाएगा, लेकिन मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो ये इसकी छोटी कमियां हैं। इवन जो अब्सेंसिया की बात यहाँ पर हो रही है वो उसके लिए भी कुछ लोग बहुत क्रिटिकल हैं। और अगर मेंस में सवाल आता है कि आपको इसको एनालाइज करना है तो आप ये जो 2-3 स्टेटमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या यहाँ पर ठीक है, कहाँ पे ग्रे एरियाज छोड़ दिए गए हैं, उन पे आप यहाँ पर बातें कर सकते हैं। खैर फिलहाल क्या क्या इसमें चेंज हुआ है तो जरा देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ मर्डर जो कभी आईपीसी में 302 पे होती थी अब वो बीएनएस 103 धारा बन गई है। इसके अलावा जो क्रुएलिटी होती है मैरिड वुमन के साथ में वो होता था 498A। काफ़ी फेमस ये हैं सारे वही धाराएं मैं आपको बताती हूँ जो रोज़मर्रा के आप लोगों ने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, कॉमनली जानना चाहिए। वो बीएनएस की धारा नंबर 85 जो है उसमें दर्ज कर दिया गया है। रेप जो 375 यहाँ पर आईपीसी की धारा होती थी उसको अब हम देखते हैं बीएनएस में 63 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर सिडिशन जो है जो कि देशद्रोह होता था उसका भी नाम बदल दिया गया है, क्योंकि सिडिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात की थी तो इसी वजह से इसको राजद्रोह की जगह पे हिंदी में जो इसका नाम है वो राष्ट्रद्रोह के रूप में बदल दिया गया है। तो ये एक चेंज जो है वो देखने को मिलता है। सेक्सुअल हरेसमेंट जो होती थी वो होती थी यहाँ पर 354A के तहत में, उसको बदल के यहाँ पर बीएनएस में 75 के तहत में रख दिया गया है। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कैसे प्रिपेयर कर रही है नए क्रिमिनल रेजिम्स को अप्लाई करने के लिए, तो दिसंबर 2023 में ही हम देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जो हमारे हैं उनके द्वारा अलग अलग मीटिंग्स को यहाँ पर हेल्ड किया गया है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ में मीटिंग की गई, स्टेट, यूटी, चीफ सेक्रेटरीट, पुलिस चीफ, सबके साथ में मीटिंग्स की गई हैं। ऑपरेशनल ट्रेनिंग चल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी बहुत सारा जो उनका करिकुलम था एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनमें बदलाव करवाया है। इसके अलावा जो लबसना मसूरी के अंदर यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, इनके अंदर भी हिंदी वेबिनार करवाए जा रहे हैं लगातार। जून 21 से जो वहाँ पर काम की चीज़ें होंगी तो इस तरीके से पब्लिक अवेयरनेस और ये सारे काम हो रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक दुखद घटना है एक्चुअली के अंदर में। हम देखते हैं लद्दाख के अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी है उनकी एक प्रैक्टिस हो रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी टैंक से रिलेटेड, और उसमें हमारे जो 5 सोल्जर हैं उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो कर रहे थे श्योक रिवर के ऊपर, और ये जो टैंक था हम इसको अच्छे से संभाल नहीं पाए। टैंक यहाँ पर है T-72 टैंक। तो बड़ी बुरी ये घटना है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें पढ़ना होता है जीएस पेपर 3 के अंदर डिफेंस, और डिफेंस के अंदर हमें आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें मिसाइल्स भी पढ़नी होती है। हमने मिसाइल भी देखी, सुपरसोनिक मिसाइल हमारी कैसे काम करती है। फिर हमने कल यहाँ पर तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टैंक्स के बारे में। तो देखते हैं कि यहाँ पर करंटली इंडियन आर्मी के पास में कौन कौन से ऐसे टैंक हैं, क्योंकि ये टैंक जो है वो लिमिटेड नंबर में ही है, तो एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में आएगा तो कभी एक ही सवाल आएगा, मेंस में आई नो इनसे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आएगा, इसीलिए हम बहुत जल्दी इनके नाम को देखकर आगे बढ़ेंगे। पहला यहाँ पर जो टैंक है इंडियन आर्मी के पास में वो है T-90 भीष्मा। तो इस तरीके का ये दिखाई देता है। 310 टन जो है इसका काफ़ी बढ़कर वजन भी यहाँ पर हम देख पाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टैंक है वो है T, यानी कि T का मतलब यहाँ पर होता है टैंक। जैसे कि आपने बहुत बार INS शिप के आगे जो नाम होता है वो सुना होगा, तो INS का क्या मतलब होता है, इंडियन नेवी शिप। ठीक है, तो ये T का मतलब यहाँ पर होता है टैंक। तो टैंक 72 अजया, जिससे ये दुर्घटना अब घटी है हमारी, वो यहाँ पर है। अर्जुना MK1 को हम यहाँ पर देख पाते हैं, फिर अर्जुना MK2 यहाँ पर है। इसके अलावा T-14 अमृता हमारे इंडियन आर्मी के पास एक टैंक है। चैलेंजर 2 जो है वो भी एक टैंक है।
M1A2 अब्राहम्स, ये भी हम देखते हैं कि हमारे पास एक टैंक होता है। आपको अगर पीपीटी चाहिए है जो हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर की, या फिर जो ये नोट्स वगैरह होते हैं न्यूज़पेपर से, हैंड रिटन नोट्स, अगर ये सब आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका हैंडल है @UPSC-Sprinter21। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में चले जाइए इस वीडियो के, वहाँ पर आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सुबह से लेकर कोई भी आपका टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका न्यूज़पेपर कब आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर जो है वो कर दी जाती है। फ़िलहाल हम नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हो जाता है जीएस पेपर 2 में, और जीएस पेपर 2 में भी 2 जगह पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला होता है पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी में हम देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटी को। 2022 में एक सवाल पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था, फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे अलग है, क्या क्या उनमें समानताएं हैं, एनालाइज करो। अब जब फ्रांस का पूछ सकते हैं तो यानी किसी और कंट्री का भी पूछ सकते हैं, तो हम इसी वजह से ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इनका स्ट्रक्चर है, वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो रिश्ते हैं हमारे वो पूछे जाते हैं किस कंट्री के साथ में कैसे हैं, तो ज़रा उसकी तरफ भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि ईरान के अंदर जो है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्शन जो थे ये 2025 में होने थे, लेकिन मैंने आपको कुछ दिनों पहले समझाया था, 1 महीना पहले ऑलमोस्ट, जब यहाँ पर मोहम्मद रईसी की डेथ होती है, जो कि इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व तो क्या वो करंटली वहीं पे थे, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन में थे लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर कहीं पे जा रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर का जो है क्रैश हो गया और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब नया प्रेसिडेंट तो कंट्री को चाहिएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। रिफॉर्मिस्ट को आप देख पाएंगे यहाँ पर लिबरल भी इनके लिए बोला जाता है, लेफ्ट विंग भी इनके लिए बोला जाता है, यानी कि जो चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव, जो कि यहाँ पर राइट विंग से भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो चीज़ों को सेम टू सेम परंपरागत तरीके से चलते हुए देखना चाहते हैं। खैर देखिए, इनका जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल, वो ज़रा समझ लेते हैं। ईरान के अंदर डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं है जैसे इंडिया में होती है। इंडिया में हमें पता है हमारा एक होता है हेड ऑफ स्टेट, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो टिटुलियर हेड है। दूसरे होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो है ये मोस्ट पावरफुल है इंडिया के अंदर, जो कि होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये एक्चुअली में रियल हेड है, या डिफेक्टो हम इसको जो हेड है वो मान सकते हैं। इनकी एक कैबिनेट होती है, ये जो कैबिनेट होती है जो हमारे चुने गए एमपी है उन्हीं से बनी होती है, मिनिस्ट्रीज इनको प्रोवाइड की जाती है, और ये दोनों मिलकर जो भी सलाह प्रेसिडेंट को देंगे वो सलाह प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ईरान में ऐसा नहीं होता है। ईरान में क्या होता है कि ईरान के अंदर लगभग 1970 में हुआ था एक इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये जो ईरानिक रेवोल्यूशन था वो था एक्चुअली के अंदर में जो रिलीजियस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए, और जो डायनेस्टी इसके ऊपर रूल करती थी, जो एक राज घराना था पाहलवी नाम से, तो उसको क्या कर दिया गया था, पीछे छोड़ दिया गया था। और यहाँ पर जो अब सुप्रीम लीडर है वो एक चुना जाने लगा। अब ये जो सुप्रीम लीडर है ये क्या होते हैं, हम इनके बारे में थोड़ी देर में अभी समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि इनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 290 सीट होती हैं, और इनकी जो वोटिंग होती है वो करते हैं वोटर्स। ये जो पार्लियामेंट इसमें बनी है, ये बनी है 1992 के साल में, और उसके बाद से लगातार एक प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट हम देखते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इनके, और हेड ऑफ जुडिशरी जो होती है वो यहाँ पर गार्डियन काउंसिल भी बनाती है, जो कि नॉमिनेट करती है कि कौन सा ऐसा आदमी होगा जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, राइट। तो गार्डियन यानी कि ये अपना नाम, जो जिसको भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम देंगे गार्डियन काउंसिल को, जिसमें 12 कैंडिडेट हैं। ये जो काउंसिल है ये क्या करेगी, मान लीजिए इनके पास टोटल नंबर आए हैं 12 कैंडिडेट्स के कि हमको इलेक्शन लड़ना है। ये इनमें से 4 या 5 को, जितना इनको मन करता है उनको सिलेक्ट करके बोलेगी कि नहीं, आप ही लोग इलेक्शन केवल लड़ सकते हो, और उन्हीं को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और उन्हीं के लिए केवल जो जनता है वो वोट कर सकती है। अब ये जो गार्डियन काउंसिल है ये सुप्रीम लीडर के अंडर में आती है, लेकिन ये इसको प्रेसिडेंट के अंडर में नहीं आती है। तो सुप्रीम लीडर अब एक और हो जाते हैं। प्रेसिडेंट जो हो गए उसको हम पॉलिटिकल हेड की तरह देख सकते हैं। सुप्रीम लीडर यहाँ पर जो है वो है यहाँ के रिलीजियस हेड, लेकिन ये केवल और केवल रिलीजियस हेड नहीं है। इनके अंदर में जो पॉलिटिकल जो इनकी से है वो फाइनल मानी जाती है स्टेट के मैटर में भी, यानी प्रेसिडेंट की जो पावर है वो भी इनके पास होती है। इसके अलावा इनके अंडर में मिलिट्री भी आती है। इसके अलावा इनके अंडर में यहाँ की
मीडिया भी आती है, क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर रिलीजन तो ऑब्वियसली इनका आता ही है। तो जो एक सिया यहाँ पर होंगे उनको सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। अब ये इनके अंदर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट भी आती है, जिसके अंदर 88 जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पर चूज़ किए जाते हैं ओवरसी सुप्रीम लीडर। तो ये भी जो वोटर्स हैं वो 88 यहाँ पर सीट्स की असेंबली को बनवाते हैं। तो असेंबली राज्यसभा की तरह आप लगाइएगा, पार्लियामेंट यहाँ पर लोकसभा की तरह लगाइएगा, प्रेसिडेंट को आप यहाँ पर अगर इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर की तरह मानिएगा। लेकिन आप इनको प्रेसिडेंट मत मानिएगा, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के पास इतनी शक्ति होती ही नहीं, और ना ही हमारे पास कोई भी ऐसी रिलीजियस पोस्ट है जो सुप्रीम लीडर के साथ हम कंपेयर कर सकें। ये यहीं पर होती है। ये जो सुप्रीम लीडर होते हैं इनके पास अपनी खुद की एक्सपेंडेंसी काउंसिल भी होती है, जिसके अंदर 39 मेंबर होते हैं। अब जो गार्डियन काउंसिल बनाई जाती है, ये हम देखते हैं जुडिशरी जो है वो भी सुप्रीम लीडर के नीचे ही आती है। हम देखते हैं कि जो गार्डियन काउंसिल है जो प्रेसिडेंट को नियुक्त करती है या फिर उनकी नॉमिनेशन के लिए देती है, उसमें से 6 जो मेंबर होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं सुप्रीम लीडर के द्वारा, और 6 यहाँ पर दिए जाते हैं हेड ऑफ जुडिशरी के द्वारा। तो ये इनका कुछ पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि पूरे तरीके से लोग डेमोक्रेटिक भी नहीं है, पूरे तरीके से हम देखेंगे कि बिल्कुल थियोलॉजियन भी नहीं है कि पूरा बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ है उसी के ऊपर ये चल रहे हैं। हालांकि इसी तरीके से संविधान जो बनाया गया है वो इस्लामिक लॉ के तरीके से ही यहाँ पर बनाया गया है, और इसी वजह से जो सुप्रीम लीडर है वो ज़्यादा पावरफुल भी यहाँ पर है। लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पर पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी की झलक भी देख पाते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं है। खैर, लोकेशन की बात करें तो आप देख पाएंगे कि इंडिया से यहाँ पर ईरान का कोई बॉर्डर टच नहीं होता है। लेकिन ये कब तक टच नहीं होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है पाकिस्तान की बाउंड्री, यानी कि 1947 से पहले हमारा क्या होता था, इंडिया का ईरान के साथ में बॉर्डर जो है वो टच होता था। मैपिंग हम फिर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया और जो ईरान है उनके संबंधों के बारे में, कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं और हम क्या क्या और अचीव जो है कर सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन थे ईरान के साथ में, वो शुरुआत में बनते हैं 1950 के अंदर। ये कैसे बनते हैं, क्योंकि जो तेहरान है ईरान की यहाँ पर कैपिटल, उसके अंदर न्यू दिल्ली की एम्बेसी बन जाती है, और न्यू दिल्ली के अंदर भी जो ईरान है उसकी एम्बेसी हम बना देते हैं। एम्बेसी का काम क्या होता है, जो फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, वो सब लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री में हम देखते हैं कि मोस्टली बहुत सारी एम्बेसीज होती हैं अगेन दूसरी कंट्रीज़ की। तो ये होती है एम्बेसीज। 1950 के अंदर हमारा जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो हाई लेवल विजिट्स करती हैं दोनों नेशन के। ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया में आते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ईरान में कई बार गए हैं। इवन हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हम देखते हैं 2016 के अंदर ईरान के अंदर गए थे। अब हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो ट्रेड रिलेशन से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बायलैटरल जो हमारे ट्रेड है दोनों देशों के, एक देश के दूसरे देश के साथ में, हम देख पाते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2022 और 2023 का मैं आप लोगों के लिए डेटा बता दूं तो यहाँ पर $2.33 बिलियन का हमने ट्रेड देखा है दोनों ही कंट्री के साथ में। ये हम देखते हैं कि 2021 के और 2022 के डाटा से एक्चुअली में 27% ज़्यादा बढ़ा था। तो काफ़ी ये लगातार बढ़ रहा है। इसमें भी जो इंडिया है वो ट्रेड सरप्लस में है। कैसे है, क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं यहाँ से वो हम कम करते हैं लगभग यहाँ पर $672 मिलियन के आसपास में, और हमने जो एक्सपोर्ट किया है अपने इंडिया से जो सामान भेजा है वो हमने यहाँ पर भेजा है 1.66 बिलियन का। तो क्योंकि बिलियन जो होते हैं उसमें हम देखते हैं यहाँ पर 10 मिलियन जो होते हैं उससे 1 बिलियन जाकर बनता है। तो इसी वजह से ये जो हमारा सरप्लस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, क्योंकि हम ज़्यादा सामान भेज रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईरान के साथ में हमारी एनर्जी कोऑपरेशन भी है। एनर्जी कोऑपरेशन कैसे होती है, क्योंकि ईरान में नेचुरली निकलता है तेल। अब अगर हम इंडिया में देखें तो हमारा तेल जो है वो मुंबई हाई से निकलता है, जो कि कम है, हमारी जो पॉपुलेशन है उतना वो नहीं निकल पाता है। दूसरा हम देखते हैं आसाम के डिब्रूगढ़ के अंदर, तो यहाँ से भी हमारी जो पूर्ति के लिए हमें ऑयल चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, तेल खरीदते हैं ईरान से। यहाँ पर एक चाबार पोर्ट है जिसके ऊपर इंडिया ने
काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलप किया है इस चाबार पोर्ट को, जो कि ग्वादर पोर्ट जो आप पाकिस्तान का देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में किया गया है। अब इसके क्या क्या कारण है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान जो है ये तीनों ही कंट्री यहाँ पर क्या है, ट्राइलेटरल अग्रीमेंट के अंदर है, ताकि जो ट्रेड और यहाँ पर कनेक्टिविटी है उसको और अच्छा बनाया जा सके। वैसे ये एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं चाबार पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को। चाबार पोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्वादर पोर्ट है ये एक्चुअली में चाइना के अंडर है, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पर चाइना का। तो हम इंडिया क्या कर रहे हैं कि चाबार पोर्ट पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, दो कारणों से। पहला तो हम ताकि ईरान से होते हुए डायरेक्टली यहाँ पर ईरान के साथ में रिश्ते अपने बरकरार रख पाएँ, राइट, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू ईरान में जा नहीं सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर चाइना को काउंटर करना था, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मिडल जो एशिया है उसके अंदर भी। पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट आप लोगों को पता होगा ब्री के नाम से, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, वैसा ही इंडिया जो है उसने अपना एक बनाया जो कि नदर्न यहाँ पर जो ट्रेड है उसको बनाने के लिए किया गया, जिसमें हम ईरान में जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरेबिया से होते हुए, इजराइल से होते हुए, मेडिटेरियन में होके यूरोप तक पहुंच जाएंगे और रशिया तक चले जाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ से ईरान से तुर्कमेनिस्तान और जो ये मिडल एशिया का रीजन है उसके साथ भी अपने रिश्ते बना पाएंगे, क्योंकि मिडल एशिया जो है वो लैंड लॉक है। यहाँ पर उसके बीच में इधर चाइना है, इधर फिर हम देख पाते हैं कि अफगानिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, ऊपर हम देखते हैं रशिया है। तो मिडल ईस्ट के आसपास में कहीं भी कोई कोस्ट नहीं लगता है, तो हम उसको पानी के थ्रू तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमें अपने रिश्ते अच्छे भी उनके साथ बनाने हैं, ट्रेड भी उनके साथ करना है, ताकि हम लोग भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो वो क्योंकि नहीं हो सकता है तो हमें लैंड के थ्रू ही वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो चाइना अपने में से मिडिल ईस्ट में नहीं जाने देगा, अब पाकिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू हम नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, तब हम मिडिल ईस्ट के अंदर जो एंट्री है वो कर पा रहे हैं। ये आप लोगों को अब समझ में आया होगा। तो रिसेंटली हमारे कुछ और भी कॉपरेशन है जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि एक है फरजाद बी गैस फील्ड। अब ये क्या है, ये भी ईरान में है और इसमें भी इंडिया पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमें जो गैस है वो भी आप लोगों से चाहिए और उसको भी हम इंडिया के अंदर में वाई जो एक रूट है उसके थ्रू, ताकि एनर्जी कॉपरेशन हो सके, उसको लेंगे। उसकी प्रति पूरी की पूरी कमिटमेंट इंडिया की तरफ है। दूसरा जो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ INSTC की, जो कि है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी देख लेते हैं। अब जरा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो मुंबई से शुरू होता है। पहले हमें अगर रशिया तक पहुंचना था तो हम इस प्रकार से होते हुए, इस रूट से होते हुए यहाँ तक आ पाते थे कि हमें पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा यमन से होते हुए, फिर यहाँ पर जो सुएज कैनल है, फिर पूरा यूरोप को क्रॉस करके आना पड़ेगा, जो कि लंबा भी होता था, मुश्किल भी होता था। लेकिन जैसे ही हमने चाबार पे डेवलपमेंट किया, अब हम क्या कर सकते हैं, ईरान से होंगे, ईरान से होते हुए अजरबैजान और डायरेक्टली हम रशिया में पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी छोटा है। इसके अलावा ईरान से होते हुए ये जो मिडल एशिया का पूरा पोर्शन है, यहाँ पर भी हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दे रही है हमारे लिए। जो हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि हमने G20 के अंदर जब इंडिया अपनी जो लीडरशिप है वो दिखा रहा था, उस समय पे इसको अनवेल किया था। तो ये भी क्योंकि मोस्टली ईरान पूरा ही कवर कर रहा है इसमें से, तो और पूरी कोऑपरेशन दे रहा है इंडिया को, साथ दे रहा है इंडिया का, तो इसी वजह से ईरान के साथ हमारे जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे यूएसए जो है वो, ईरान के और यूएसए के संबंध बिल्कुल ही ख़राब हैं। हम देखते हैं सऊदी के ईरान जो है वो तो बिल्कुल कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है, सऊदी से हम अच्छी अपनी दोस्ती रखते हैं ताकि हमारे लिए जो ऑयल वगैरह है वो होता रहे। यूएसए के साथ में हमें डिप्लोमेटिकली काफ़ी अच्छा रहना ही पड़ता है, एक पावरफुल कंट्री है। क्वाड जैसे हमारी जो अग्रीमेंट्स हैं पूरे इंडियन ओशन को यहाँ पर सेफ रखने के लिए, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब ये 4 मेंबर हैं। तो ये इतनी अग्रीमेंट्स के होने के साथ में तो हमें जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यूएसए ने यहाँ पर न्यूक्लियर रिलेटेड जो है वो भी ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इंडिया पे भी कोशिश की थी हमने, हमारे जो
भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनके मार्गदर्शन के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर जो सफिशेंसी थी वो प्राप्त की थी। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमने न्यूक्लियर डिजास्टर को देख लिया था, तो उसके बाद में एंटी न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन ट्रीटी बनाई गई थी। अब जो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना ही नहीं सकता था, लेकिन हमने बनाया, छुप के बनाया, तो सैंक्शंस क्या लग सकते हैं कि अब हम आपके साथ में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। वैसा ईरान के साथ में हो रहा है, क्योंकि अब वो न्यूक्लियर कॉपरेशन कर रहा है, अब वो न्यूक्लियर अपने आप को बना रहा है और बना चुका है, तो ये यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हालांकि इंडिया जो है वो इस चीज़ में ईरान के साथ में खड़ा है, वो न्यूक्लियर कॉपरेशन भी कर रहा है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बना रहा है एक्शन के। तो ये सब जो है ये सब हम देखते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए कई चीज़ें हमारी ईरान के साथ में मिलती है। ईरान में पहले अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में जाके बताऊं तो मेसोपोटामिया नाम की एक सभ्यता होती थी। हमारे यहाँ पर होती थी हड़प्पन सभ्यता। दोनों ही सभ्यता एक दूसरे को जानते थे, हमारे रिश्ते बड़े पुराने हैं। फिर हम मिडल टाइम में आते हैं तो यहाँ पर पर्शियन एम्पायर था। पर्शियन एम्पायर के साथ में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जब बनता है तो भी हमारे रिलेशंस ठीक ठाक थे। कल्चरल टाइज हमारी अच्छी हैं, हम एक दूसरे को जो है समझते हैं, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा रहा है। तो ये सब जब हमारा एक दूसरे के साथ में है तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमें थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। हाई लेवल डिप्लोमेटिक डायलॉग ही जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे दोनों देशों के साथ में। इकोनॉमिकली हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है ईरान के साथ ट्रेड करके, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो भी और अच्छी करनी चाहिए। खास करके जो चाहबार पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है इसको अब एक्सेलरेट कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुके हैं। ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है ये बना ही नहीं है अभी तक, तो इस पर थोड़ा सा फास्ट हमें काम करना चाहिए। और जो हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। कल्चरल एंड पीपल टाइज जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए। छोटे मोटे प्रोग्राम हो सकते हैं न्यू दिल्ली के अंदर इससे रिलेटेड या वहाँ पे इससे रिलेटेड, तो ताकि जो भावनाएं हैं आम नागरिकों की वो भी पॉजिटिव हो सके ईरान में भी, और हम देखते हैं इंडिया के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, और उससे पहले यही है कि चाइना को जो है इसको काउंटर हमने करने के लिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ये बना हुआ है। मैपिंग को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको ईजी करके समझाऊंगी। जैसे कि पाकिस्तान के साथ जो ईरान है वो बाउंड्री टच करता है, बॉर्डर टच करता है। अफगानिस्तान के साथ करता है तो हम काउंट करते हुए चलेंगे। तुर्कमानिस्तान के साथ करता है। फोर्थ कैस्पियन सी, सबसे इम्पोर्टेंट कैस्पियन सी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, नाम इसका सी है, समुंदर है, लेकिन ये खुद में है एक लेक, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये लेक है फ्रेश वाटर की। यहाँ पर बिल्कुल जो ताज़ा पानी है वो मिलता है, मीठा पानी जो है वो मिलता है इस लेक के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं अजरबैजान के साथ ये जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद तुर्की जो कि एक ऐसी कंट्री है जो कि एशिया और यहाँ पर यूरोप दोनों में ही होती है, इसके साथ में इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर इराक के साथ में हो रहा है। उसके बाद कुवैत के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन कुवैत के साथ में जो पर्शियन गल्फ है तो इसी वजह से मेरीन जो बाउंड्रीज है उनको शेयर करता है। तो पर्शियन गल्फ अब याद रहेगा ईरान के नीचे है, क्योंकि मैंने आपको समझाया यहाँ पर क्या होता था, पर्शियन नाम का एम्पायर होता था, उसी के नाम पे आज भी ये पर्शियन गल्फ यहाँ पर रखा गया है। इंडिया का आपको कच्छ का रण जो है वो यहाँ पर याद आ रहा है, तो कच्छ का गल्फ जो देखने को मिलते क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कच्छ का एरिया है गुजरात में। वैसे ही ये पुराने नाम पे पर्शियन गल्फ आज भी फेमस है। यहीं पे आगे हम जाएंगे तो आप ओमान के गल्फ को भी देख पाएंगे, समुद्र के इस हिस्से में। इसके नीचे अरेबियन सी है। ये इसकी पूरी की पूरी लोकेशन जो है हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है स्टडी फाइंड्स जीन म्यूटेशन दैट टर्न्स फेमिलियर फेसेस इनटू स्ट्रेंजर्स। देखिए एक नई स्टडी की गई है। ये जो स्टडी की गई है ये की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जीन के बारे में बात हो रही है। जीन जो क्या होता है, चलिए यही समझ लेते हैं। और बेसिक से चलते हैं। मैं आपको डीएनए समझाने से पहले सेल समझाती हूँ। हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। उस सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें से एक होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं क्रोमोसोम को। इस तरीके की शेप में आपको क्रोमोसोम्स जो है वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये पेयर में आते हैं। पेयर में हमें कहाँ से आते हैं, 8th क्लास को याद करो, रिप्रोडक्टिव चैप्टर में आराम से पढ़ाया होगा आप लोगों को कि 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिलते हैं फादर से, 23 क्रोमोसोम मिलते हैं मदर से, और टोटल ये क्या हो जाते हैं, 23 का पेयर हो जाते हैं, जोड़ा हो जाते हैं 23 का, यानी टोटल इज इक्वल टू 46। अब इसमें से जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो आपका होता है जेंडर का क्रोमोसोम। वो बताएगा कि आप XX यानी कि लड़की है या फिर X एंड Y यानी कि लड़का है।
ये होता है आपका क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम, क्योंकि ये हमारी जो पेरेंट्स से हमें मिल रहा है, इसी क्रोमोसोम को जब आप खोलेंगे तो उसमें निकलेगा डीएनए। डीएनए जो होता है वो इस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है। हेलिक्स यानी कि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये होती है फॉस्फेरस प्लस शुगर से बनी हुई एक हेलिक्स, ठीक है, सीडी नुमा इसका आकार है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आप लाइनों को देख पाएंगे। ये जो लाइनें होती है यही होते हैं जीन। जीन के अंदर हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी की, हमारे कान कैसे होंगे, स्किन कलर कैसा होगा, आई कैसी होंगी, आई इसका कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एक एक जीन के अंदर दी गई होती है। आपको कोई अगर बीमारी है तो वो भी किसी जीन में लिखी होगी। ये होते हैं जीन। अब एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था अमेरिका के द्वारा 1993 के अंदर में, और वो जो है वो कंप्लीट हुआ था 2003 में, जिसमें हमें पता चला था कि एक ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर टोटल 30,000 जीन होते हैं। 30,000 जीन किसमें? डीएनए में। डीएनए कहाँ है? एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारे जो सेल है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर एक दूसरे सेल के रेप्लिका होते हैं, तो हम पा पाते हैं, समझ पाते हैं कि एक्चुअली के अंदर में हर सेल में 30,000 हमारे जो जीन हैं। लेकिन क्योंकि हर डीएनए के एक सेल के अंदर एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो वो फिर हम टोटल मान सकते हैं कि 30,000 है। वैसे तो ट्रिलियंस में इनकी जनसंख्या जो है वो चली जाएगी। खैर, अब ये जो जीन बनते हैं ये होता है एक पेयर। ये अकेली कोई वायर नहीं है, इसमें एंडेनाइन और जो ग्वानानाइन होते हैं वो पेयर बनाते हैं, थाइमेनाइन एंड साइटोसाइन यहाँ पर पेयर बनाते हैं, और ये जो पेयर बनते हैं ये बनकर एक जीन जो है हमारी बॉडी में बन पाता है। अब इस जीन के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्हीं में से एक जीन है जिसका नाम रिसर्चर्स ने रखा था MCTP2। अब ये जो जीन है इसके अंदर कुछ लोगों में म्यूटेशन आ गई है। जिसमें भी ये म्यूटेशन आ जाती है, बदलाव आ जाता है, वही लोग जो फेमिलियर चेहरे होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये जो आपके फेमिलियर फेसेस है, वो इंसान जिसमें म्यूटेशन हो जाती है, जेनेटिक ये एक म्यूटेशन है, बीमारी है, वो उनके फेसेस को पहचानना बंद कर देता है। इवन वो अपने बच्चों, अपने स्पाउस, अपने जो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, उनके चेहरों को पहचान ही नहीं पाता है। ये स्ट्रेंजर्स में उसके फेसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब इस डिसऑर्डर का एक नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है प्रोस्पोपैगनोसिया। ठीक है, तो प्रोस्पोपैगनोसिया जो है वो इसका नाम रखा गया है। और ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। अगर इसको सिंपल भाषा में देखें तो इसको फेस ब्लाइंडनेस भी बोला जा रहा है। ये अभी पूरे टोटल जितनी पॉपुलेशन है दुनिया में उसमें 1.8 से लेकर 2.9% जो पॉपुलेशन है, यानी दुनिया के लगभग 3% जो लोग हैं उनके अंदर ये जीन जो है म्यूटेशन कर रहा है। अब मान लीजिए कोई चीज़ बदल गई है, अब मेरा ही जीन आप लगा के देखिए, इसके अंदर ये चेंज आ गया है। अब जब मैं कल को रिप्रोड्यूस करती हूँ, मेरे जो बच्चे होते हैं उसमें से 23 पेयर जो है वो मैं उनको दूंगी, तो मेरे पेयर के अंदर ये म्यूटेशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये 50% चांस है कि जो यहाँ पर बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी सेम ही सिचुएशन यहाँ पर होगी, राइट। तो ये होता है इसी वजह से जेनेटिकली, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो परसेंटेज है 3% ये और ज़्यादा बढ़ जाए, और ये परसेंटेज जो है वो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले, जो कि एक इशू ऑफ कंसर्न है, यहाँ पर चिंता का ये विषय हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ईजी सा है, फिजिक्स के लॉ से रिलेटेड है। एक कहावत है, नथिंग लास्ट फॉर एवर, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। अच्छी लाइफ एडवाइस है। और फिज़िकल यूनिवर्स की भी बात करें तो ज्योग्राफी आप आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई होने का कारण होता है, राइट। वैसे ही मोशन के पीछे कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रही है तो वो बिना एनर्जी के मोशन जो है नहीं कर सकती है। आपको अगर किसी चीज़ को लगातार मोशन करवाना है, किसी चीज़ को लगातार आपको गति में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिल सकती है। जैसे हमें एनर्जी मिलती है फूड से, इलेक्ट्रिक जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर एनर्जी मिलती है, तो वही एनर्जी होती है। अब जब एनर्जी होती है और जब आप कोई मोशन करते हैं तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, क्योंकि एनर्जी जो है वो ख़त्म हो रही है, और ख़त्म हो रही है किस चीज़ में? हीट के रूप में। यहाँ पर ये चीज़ का उल्टा हो गया है, जिसको बोला जा रहा है परपेचुअल मोशन। इसमें क्या किया गया है, एक टॉय के साथ में समझाया जा रहा है। एक टॉय है, जब इसकी जो चोंच होती है, ये जब पानी के अंदर डालता है तो ये पीछे की तरफ पानी जो है वो भर जाता है, तो इसी वजह से इसको पीछे जाना पड़ता है। जैसे ये पीछे जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज आता है वाटर का, और फिर से ये आगे आता है, तो
कंटिन्यूसली बिना एनर्जी कोई और प्रोवाइड करवाए लगातार इन्फिनिट टाइम तक ऐसे ही हिल सकता है, मोशन में रह सकता है। एक बार आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा। ये हो रहा है इसके टेम्परेचर में बदलाव की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या लग रहा है, ठंडा हो रहा है, वाटर लग रहा है कोल्ड हो रहा है। इसके पीछे का जो टेम्परेचर यहाँ पर डाला गया वो क्या है, ज़्यादा है। जैसे ये होगा एकदम से हीट जनरेट होगी, एनर्जी आएगी, फिर से पीछे चला जाएगा। फिर से जैसे ही ये थोड़ा सा दोबारा से इसका टेम्परेचर चेंज होगा फिर से वापस आगे आ जाएगा। तो ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ गए हैं अब हम लोग। ये आर्टिकल है गवर्नमेंट अप्रूव 56 करोड़ फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ कंजर्वेशन इन इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक्चुअली के अंदर में एक पक्षी है जो कि इंडिया में केवल 140 ही रह गए हैं। अब ये वाइल्ड के अंदर है और मतलब कि अलग से रहते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने इनको सुरक्षित रखने के लिए 56 करोड़ रुपए की जो अभी फेस है वो चलाया है ताकि हम इनका संरक्षण कर सकें, इनको कंजर्व कर सकें। और इसी में लेसर फ्लोरिकन भी आते हैं। तो दो बर्ड, लेकिन ये बस्टर्ड यहाँ पर जो स्पीशी है उसी के अंदर में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 4 स्पीशी होती है। हमने डायनासोर्स को पढ़ा, हमने लेपर्ड को पढ़ा, हमने जगुआर को पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लगातार करते जा रहे हैं। इसी में से अब ये जीएस पेपर 3 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर से ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, राइट। हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसका बिहेवियर समझेंगे, इसका हैबिटेट समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। न्यूज़पेपर में नहीं दिया गया है कुछ भी, लेकिन मेरा टारगेट आप लोगों को याद है ना कि 20 मार्क्स हमें लेकर आने हैं, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया है, साथ बहुत सारी मीटिंग ऐसी हुई हैं जो इनके कंजर्वेशन के लिए लगातार हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। 2024 से 2026 तक के लिए ये टारगेट्स रखे गए हैं कि हम उनको जो है इनको कंजर्व करना है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना है। जैसलमेर के अंदर जो कि राजस्थान में है उसकी रेंज में जो स्टेट में है वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को रेंज वाइज थोड़ा सा बढ़ा देना है। 2027 से पहले जो है वहाँ पर हम देखेंगे कि इनके 2 से 4 अंडे जो है वो एक्चुअली के अंदर में हर साल हमें दिलवाने हैं। तो 2 से 4 दिलवाने हैं, यानी ये पहले कम देते होंगे, यही प्रॉब्लम है ना, वैसा सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही सोचा। ये जो होते हैं ये एक्चुअली साल में 1-2 साल में एक ही एग देते हैं और उसी एग को ये 20 से 30 दिन तक इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद से वो एग अगर बच्चे में कन्वर्ट होगा उसके भी सिर्फ 60% चांस होते हैं। तो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, राइट। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। आप इसकी पहले फोटो देख लीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इस तरीके का दिखाई देता है। स्टेट बर्ड है ये राजस्थान का और इसी के कंजर्वेशन की यहाँ पर बातें की जा रही है। क्या क्या प्रॉब्लम है इसको कंजर्व करने में वो भी हम धीरे धीरे अब लगातार समझते हुए चलेंगे। कुछ और बताऊं तो काफ़ी बड़ा बर्ड है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है चिड़िया की तरह, नहीं ये चिड़िया नहीं है। 18 से 20 kg का वजन है इसका, बहुत लंबी टांगे हैं इसकी। इसी वजह से ये जो है कभी कभी ऑस्ट्रेच की तरह भी दिखाई देता है। ऑस्ट्रेच पे तो आपको पता है ना ह्यूमंस भी बैठ सकते हैं, इतने बड़े वो होते हैं। ये वही है, इंडिया का ये इकलौता जो सबसे भारी एनिमल है वो एनिमल बोल रही हूँ, बर्ड, वो ये उड़ने वाला है। ये एंडेमिक है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, यानी कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलेगा, इंडिया में ही मिलता है। एंडेमिक है, एक जगह पे मिलेगा। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड के अंदर। ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशी माना जाता है कि इसको ग्रास जो होता है, घास जो होते हैं वहाँ पर ही रहना ज़्यादा पसंद है। घास कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर रेन ज़्यादा होगी वहाँ पर बड़े बड़े हम देखेंगे कि फॉरेस्ट वगैरह जंगल वगैरह हो जाएंगे। जहाँ पर रेन बहुत कम होगी, बिल्कुल ही नहीं हो रही है, वहाँ पर डेजर्ट हो जाएगा। और जहाँ पर रेन कम होती है वहाँ पर ग्रास होते हैं, सूखा भी होगा और उससे बड़ा भी होगा। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हम देख पाते हैं राजस्थान जैसे एरिया में। कर्नाटका में भी ये हमें मिलता है, कुछ हिस्से गुजरात में भी मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम इसको देख पाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर भी। तो ये जो पूरी की पूरी वेस्टर्न बेल्ट है इंडिया की, उसमें हम इसको देख पाते हैं। फिलहाल जो 4 बस्टर्ड स्पीशीज़ मैंने आपको बताया जो कि है होबोरा बिस्कुट बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इंडिया में ही पाए जाते हैं और उनमें सबसे बड़ा साइज़ जो है वो यहाँ पर इंडियन बस्टर्ड का ही हम देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है। ये प्राइमरली जो है टेरिस्टेरियल बर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जो है वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर ज़मीन पे रहना ज़्यादा पसंद है, इनको उड़ना कम पसंद होता है। आप सोच के देखिए, इतनी भारी बॉडी के साथ में उड़ना कोई हंसी मजाक की बात तो नहीं हो जाती है। तो क्योंकि इनकी टांगे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये लंबे समय तक भी चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इसी वजह से ये जो है टेरिस्टेरियल बर्ड के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि धरती पर रहते हैं।
ये डायरोनियल बर्ड्स हैं, यानी कि कुछ बर्ड्स होते हैं नॉक्टूरल। अब इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं 2023 में भी, 2024 में भी प्रीलिम्स में। ये है डायरोनर। डायरोनर का क्या मतलब होता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली में या तो मॉर्निंग आवर के टाइम पे आप इनको एक्टिव देखेंगे या फिर इवनिंग में देखेंगे। 2 टाइम ऐसे होते हैं दिन के जिसमें ये आपको ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं और इसके बारे में बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि ये जो है ये 90% यहाँ पर ओरिजिनल रेंज में ही अपनी में पाए जाते हैं। हमेशा से ये इंडियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। ओबियसली इंडियन कॉन्टिनेंट का एक भाग पाकिस्तान भी था तो वहाँ पर भी ये पाए जाते थे। इंडिया के अंदर भी ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन्हीं 5 जो राज्य हैं उन्हीं में मिलते हैं। ये ड्राई एंड सेमी ड्राई ग्रासलैंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी अगर मैं डाइट की बात करूँ तो ओमनिवोर्स इनकी डाइट होती है। ओमनिवोर्स से क्या मतलब है कि ये बेसिकली वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। वेजिटेरियन में ये ग्रास की जो सीड्स होती है उनको खा लेते हैं, और नॉनवेज में ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, रेप्टाइल में से खाते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे चूहों जैसे उनको खा लेते हैं। कल्टिवेटेड एरिया यानी कि जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर जाकर ये क्रॉप्स वगैरह को खाते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, मिलेट्स और जो लेगुमस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इनकी जो डाइट है वो पसंदीदा मानी जाती है, उनको खाते हैं। फिजिकल फीचर की बात करें तो आराम से आप देख पाएंगे इसके सर के ऊपर हमें एक ब्लैक क्राउन दिखाई देता है, फोरहेड के ऊपर जैसे हमारे बाल होते हैं। इसकी जो गर्दन होती है वो पेल कलर की होती है और इसका हेड जो है वो भी हम यहाँ पर पेल थोड़ा सा देख पाएंगे। अब मेल जो होते हैं इनके जो सर के ऊपर ये क्राउन है ये थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स का साइज भी जो है वो थोड़ा छोटा होता है और यहाँ पर जो मेल्स है उनका साइज इनसे लार्जर होता है। अब इनकी जो लाइफ स्पैन है, कितने साल ये जी सकते हैं, तो हम देखेंगे 15 से 16 साल का इनका लाइफ स्पैन होता है। और इनको जो कंजर्वेशन दिया गया है वो दिया गया है IUCN के हिसाब से देखें तो क्रिटिकली ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। साइट्स के अगर मैं आपको बारे में बताऊं तो ये आते हैं अपेंडिक्स 1 के अंदर। आप पूछेंगे कि मैम देखो सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, ये जो बर्ड है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, साइट्स में ये कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया, आपसे पूछेंगे अपेंडिक्स 1 में है, अपेंडिक्स 2 में है, IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या कैसा है, ऐसे सवाल आते हैं स्टेटमेंट में। तो ये एक्चुअली में ये शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, ये चीज़ें क्या हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए जस्ट आप ये समझ लीजिए कि इनकी कैटेगरी है क्या। शेड्यूल 1 हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको रखा गया है। हमें इसको कंजर्व करना पड़ रहा है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ खतरे होंगे। खतरों के बारे में ज़रा एक बार आराम से समझ लेते हैं कि इनको ऐसे थ्रेट जो है वो कैसे कैसे हैं। तो थ्रेट यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका हो जा रहा है लगातार, जैसे कि माइनिंग हो गई, इंडस्ट्री हो गई, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए लगातार इनका जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पावर लाइंस वगैरह ऐसी हैं क्योंकि इनका जो फ्रंटल विजन होता है आंखों का देखने का, ये ज़्यादा अच्छे से जो लाइट वगैरह पावर लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स है, उनको नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से इनका एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, वैसे ही गिने चुने ये नंबर के अंदर है। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से जो इनकी मेटिंग कॉल होती है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका मेटिंग पीरियड, ब्रीडिंग पीरियड आता है, वो इनको अच्छा नहीं रहता। मतलब उसमें इनकी इंटरफेरेंस हो जाती है, ये समझ नहीं पाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन वैसे ही कम और पॉल्यूशन की वजह से वो और ज़्यादा कम होती जा रही है। रही सही जो बात है वो हंटिंग की हुई है। पाकिस्तान में तो अभी भी इनको हंट किया जाता है, इंडिया के अंदर इसमें पोचिंग की जाती है क्योंकि हंटिंग जो है वो तो अलाउड ही नहीं है इंडिया में, तो इलीगली इनको मार दिया जाता है कभी कभी। और अगेन जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी तरफ से सपोर्ट कम है क्योंकि कई बार ये उनकी क्रॉप्स में जाकर जो है वो खाना वगैरह खाने के लिए चले जाते हैं, तो वो लोकल कम्युनिटीज़ को पसंद नहीं आता है। ये सारे रीजन्स हैं इनके थ्रेट के, इन्हीं में हमें जो है वो काम करना है। रिसेंटली डेवलपमेंट भी अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर कंजर्वेशन मेथड्स की बात की है। खैर इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अनाउंसमेंट किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट है, 2018 में ये प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आई थी कि इनको हमें क्या करना है, बचाना है। फिर सेंटर्स बनाए गए हैं ब्रीडिंग एंड हैचिंग के, जो कि जैसलमेर एंड
इंडियन कोटा में ही बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए अगेन अभी जो 56 करोड़ रुपए की मैंने आपको बात बताई वो उसी काम के लिए हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो मेल बस्टर्ड है उनके स्पर्म को निकाला जाएगा, उनके स्पर्म को उनसे लिया जाएगा। फीमेल बस्टर्ड को, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कम ही करते हैं, उनके महीने ही होते हैं, मई से लेकर ये जून तक के महीनों में ही ब्रीडिंग करते हैं, इसी वजह से जो इनकी रिप्रोडक्शन का जो पीरियड है वो हम देखते हैं कि उसमें जो पॉपुलेशन है वो कम हो पा रही है। तो इनसे जब स्पर्म को लेकर फीमेल को यहाँ पर बेहोश करके, एनेथाइज करके, उसके अंदर जब वो स्पर्म को डाला जाएगा आर्टिफिशियली रूप से, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक होना चाहिए वैसे नहीं डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल यूज से उसके अंदर स्पर्म को डाला जा रहा है और फिर रिप्रोड्यूस जो है फीमेल वो कर रही है, इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये इनको करवाने के लिए ही जो ब्रीडिंग सेंटर है वो खोले जा रहे हैं। टारगेट यही है कि जो ये 1 से 2 अंडे देते हैं उनको हमें साल के 2 से 4 एग्स के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि जितना वो रिप्रोड्यूस जितनी बार हो सकती हैं ताकि उनकी हेल्थ भी ख़राब ना हो उससे, उतनी बार यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर में उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसके अंदर एक जो प्रोजेक्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के द्वारा भी लॉन्च किया है, जो कि है हैबिटेट इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन, ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इन कोलाबोरेशन। किस किस के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ है। हमने अभी आप लोगों को मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ाया ये बातें, और यहाँ पर स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी साथ में लिया गया है, साथ ही में कुछ NGOs है उनके साथ में भी जो पार्टनरशिप है वो हम देख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है कि इनको बचाकर रखा जा सके। अब हम देखते हैं कि इसका जो रिमेनिंग हैबिटेट है, मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ज़्यादातर राजस्थान में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका का कुछ भाग जो है उसमें मिलते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में और थोड़ा बहुत MP के अंदर में। और जो यहाँ पर लेसर फ्लोरिकन है वो भी जो कि बस्टर्ड स्पीशीज़ का ही एक हम देखते हैं कि यहाँ पर बर्ड है, उसको हम देख पाते हैं। जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये इसका प्राइमरी यहाँ पर जो हैबिटेट रीजन है वो है। बेंगोल फ्लोरिकन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनकी डाइट अगेन वही सेम होती है, ये लोग ओमनिवोर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफस्टाइल की बात करें तो ये ऐसे होते हैं जिनको सोलिटरी लाइफस्टाइल पसंद है, यानी कि इनको ग्रुपबाजी में रहना पसंद नहीं है, ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, अब मुझे जल्दी से एग्जाम्पल दीजिए किसी ऐसे एनिमल का जो कि यहाँ पर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, दीजिए। मैंने परसों ही आप लोगों को पढ़ाया था जगुआर वगैरह के बारे में, लायन वगैरह के बारे में। तो हमें पता है लायन जो होते हैं वो अपना प्राइड बनाकर चलते हैं, अपना ग्रुप बनाकर चलते हैं जिसका नाम प्राइड होता है, जिसमें उसकी लायननेस होती हैं, बच्चे होते हैं, फिर लायन जो होता है वो पूरा हेड होता है। तो इसी तरीके से इनको सोलिटरी लाइफस्टाइल पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ये सोलिटरी रहना पसंद करते हैं। इनका भी ब्रीडिंग सीजन वही है मानसून वाला, जो इंडिया के अंदर मानसून होती है मई से जून। इसके अलावा हम देखते हैं समर, एक्चुअली कह सकते हैं मानसून नहीं। इसके अलावा इनकी जो टेरिटरी होती है यहाँ पर क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इनके लिए पता होनी चाहिए। क्या बात है, यूजुअली हम जिन भी एनिमल और स्पीशीज़ को देखते हैं वहाँ पर देख पाते हैं कि फीमेल जो होती है वो एक्चुअली में थोड़ी सी स्मॉल होती है साइज़ के कंपैरिजन में। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर फ्लोरिकन की जो फीमेल होती है वो हाइट में भी और वज़न में भी यहाँ पर मेल जो होते हैं उनसे बड़ी होती हैं। हालांकि ये छोटे हैं इंडियन बस्टर्ड के मुकाबले, तो आप देखेंगे फीमेल का यहाँ पर जो वेट है वो 1.7 से 2 kg ही है, जबकि इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर 17 से 20 किलो तक के हो सकते हैं। तो ये 2 किलो तक की फीमेल होती है, यहाँ पर 1.5 kg तक के मेल है जो है उनका वेट जाता है। अब मेल क्या करते हैं, जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है वो अपनी अपनी टेरिटरी को एक बना लेते हैं कि ये जगह मेरी है, और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो डांस करते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से अपनी जो एरियल परफॉर्मेंस है उसका डिस्प्ले यहाँ पर करते हैं, हवा में परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके बाद में इनको भी ग्रासलैंड के अंदर ही क्योंकि रहना पसंद होता है तो ग्रासलैंड में ही ये रहते हैं। मार्च से मई का इनका जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो काम करता है। इनके बारे में अगर और कुछ देखें तो हैबिटेट में सबसे ज़्यादा बंगाल में और जो असम का एरिया है, ज़्यादातर बंगाल का एरिया वहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं। सेमी और नेचुरल ग्रासलैंड जो है वही इनका मेन यहाँ पर एरिया है। थ्रेट वही है, देखिए जैसे कि ग्रासलैंड वगैरह का लॉस हो रहा है, हैबिटेट इंक्रोचमेंट की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अगेन नॉइस पॉल्यूशन वगैरह, ये सारे के सारे इसके रीजन है। कंजर्वेशन भी इसका सेम ही है,
जब हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो सेम टू सेम हम देखेंगे IUCN के अंदर इसको रखा गया है यहाँ पर इंडेंजर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जो कि रखा गया है यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी। हम अगर साइट्स में देखें तो अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, सेम यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी है। WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है जो कि अगेन सेम है। चलिए समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले IUCN को समझेंगे, उसके बाद साइट्स को समझेंगे और उसके बाद WPA को समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या और ये शेड्यूल और जो अपेंडिक्स की मैं बात करूँ ये क्या है। IUCN की अगर मैं बात करूँ तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। अब इसमें क्या है हम देखते हैं कि ये थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की इसके अंदर एक रेड लिस्ट छापी जाती है। रेड लिस्ट मतलब एक बुक है, उसके अंदर रेड यानी कि कोई चीज़ खतरा है वैसा बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसके अलावा ये जो रीजन को सर्व करती है सभी इंटरनेशनल लेवल पे करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी यही इसका नाम है, रेड लिस्ट के जो काम करती है। उसके अलावा हम आगे बढ़े तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए इसमें थ्रेटन स्पीशीज़ को रखा जाता है। रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट के नाम से इसकी लिस्ट छपती है जिसके अंदर इन स्पीशीज़ के बारे में पूरा ब्यौरा होता है। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है वो 1964 के अंदर फाउंड की गई थी। ये वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव इनोवेटरी है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस की, जिसमें बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को रखा जाता है। IUCN जो है वो वर्ल्ड की मेन अथॉरिटी है जो कंजर्वेशन स्टेटस को स्पीशीज़ के बताती है। अब जब हम बात करेंगे साइट्स की, अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वो अपना स्टेटस कहाँ से ले रहे होंगे, कंजर्वेशन जो भी यहाँ पर स्टेटस दिया गया है इसके अंदर में बेसिकली IUCN के अंदर में, तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि ये सब के सब इनको पता चल जाता है कौन सी स्पीशी यहाँ पर इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशी को हमें कितनी प्रोटेक्शन देनी है। तो ये क्योंकि वर्ल्ड की ये क्या है, मेन अथॉरिटी है, ये आपको याद रखना है। जैसे WTO देख लीजिए ना, ट्रेड के अंदर मेन अथॉरिटी है, ये रेगुलेट करेगी। वैसे ही किस स्पीशी को कितना यहाँ पर कंजर्वेशन का स्टेटस देना है वो दिया जाता है IUCN के द्वारा। इसमें रीजनल रेड लिस्ट में निकाली जाती है। रीजनल कैसे निकलेंगी, एशिया की निकाल दी कि वहाँ के कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो किस किस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में इंडिया की भी निकाल दी। ऐसे ही अलग अलग रीजनल लेवल पे कंट्रीज़ का भी निकाल दी, ऑर्गेनाइजेशंस का भी निकालती हैं। इनका जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया होता है कि रेड लिस्ट के अंदर किसको कैसे रखें, तो ये निकलता है कि कौन सी स्पीशी विलुप्त होने के, एक्सटिंक्ट होने के कितने नज़दीक है। उसी लिहाज से इन्होंने जो 3 कैटेगरीज हैं रेड लिस्ट की, हम उसको बांट सकते हैं और उन 3 कैटेगरीज में से भी हम एक्चुअली के अंदर जो ये डाटा है इसको 6 के अंदर बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, 6 के अंदर भी बांटेंगे और उसके बाद 8 जो है 8 के अंदर भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट की। अब इसमें क्या होता है, 2 हम इसके अंदर जो पार्ट्स है उसको देखेंगे। एक्सटिंक्ट में या तो पूरा ही एक्सटिंक्ट हो गया है यानी कहीं पे भी नहीं बचा है। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि अगर आपने EW कहीं पर लिखा देख लिया, इसका मतलब है कि वाइल्ड में, इसका मतलब जंगल में वो खत्म हो गए, लेकिन कैपिटिविटी में किसी जू के अंदर किसी जगह पर वो भी मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं थ्रेटन्ड में होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि अब क्या है कि वो एक्सटिंक्ट होने के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वाइल्ड के अंदर बहुत, यानी कि अब देखिए ना, ये दूरी को देखते हुए चलिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट होने के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। फिर जो इंडेंजर्ड है वो थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पर एक्सटिंक्ट होने के नज़दीक है। फिर वनरेबल जो है वो और थोड़ा दूर है। नियर थ्रेटन कि अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। एक थ्रेटन्ड हो गई, एक एक्सटिंक्ट होगी, एक लीस्ट कंसर्न होगी। तो जो नियर थ्रेटन्ड है वो क्या होती है कि वो थ्रेटन्ड होने के नज़दीक है, और लीस्ट कंसर्न की ठीक है, इसका अभी इतना टेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 140 बचे हैं, फ्लोरिकन जो है वो इंडिया के अंदर केवल 1000 बचे हैं। तो जब इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है और 2-3 साल में इनका एक बच्चा आ रहा है केवल और केवल, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है या नहीं हो जाता है कि इनको बचाना होगा, तो बिल्कुल क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ जाते हैं। तो इसी वजह से IUCN ने इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। ना ही ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हुए हैं, ना ही ये एक्सटिंक्ट पूरे तरीके से हुए हैं, तो इस कैटेगरी में ही यानी कि बहुत नज़दीक है। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए, यही हमें समझ में आना चाहिए। अब हम साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। साइट्स क्या होता है, अगेन साइट्स जो है वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। सभी जो इसकी मेंबर पार्टीज़ है, जो कि लगभग 183 देश इसके अंदर यहाँ पर मेंबर पार्टीज़ हैं, और वो जो सभी के सभी गवर्नमेंट है वो लीगली जो साइंस ने यहाँ पर साइट ने बनाया है उसको मानने के लिए बाउंड होते हैं। ठीक है, लीगली उनको मानना पड़ेगा। कि किसी ने नहीं माना तो उनके ऊपर यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस हो सकता है, मानना पड़ेगा उनको। ये होता है लीगली बाउंडिंग होने का मतलब।
अब हम आगे समझते हैं इसका काम क्या है। उसका तो काम था कि ये कैटेगरी है, ये स्पीशी है, उसकी पहचान करना, उसको एक स्टेटस देना कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको आपको बचाना है, ठीक है। उसकी पहचान थी, वहीं तक IUCN को उतना ही काम करना होता था। साइट को यहाँ पर करना होता है कि किसका यहाँ पर जो ट्रेड है वो हो सकता है, किसका ट्रेड नहीं हो सकता है, ताकि स्पीशीज़ को हम बचा सके, राइट। ये भी है। अब इसके अंदर 3 अपेंडेक्स है, उसके अंदर हमने 3 कैटेगरी देखी और उसके अलग अलग टॉपिक्स को देखा। रेड लिस्ट के अंदर हमने देखा कि कौन सा यहाँ पर पार्ट जो है वो एक्चुअली में एक डेजिग्नेशन जो है वो किसी स्पीशी को दिया जाता है, तो वो हमने 8 देखे। क्योंकि उसके अंदर के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं 3 अपेंडिक्स। पहले के अंदर हम देखते हैं कि लगभग वर्ल्ड की 3% जो स्पीशीज़ है प्लांट्स की और एनिमल्स की वो इसमें दिखाई देती हैं। इसमें 15% एनिमल है 3% में से वर्ल्ड में से, और यहाँ पर बचे हुए जो 85% है वो प्लांट्स है। ये स्पीशी जो है बिल्कुल एक्सटेंशन के नज़दीक है, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, और इसमें जो कोई भी कमर्शियल लेवल पर ट्रेड होगा वो बिल्कुल बैन होगा, प्रोहिबिटेड होगा, कोई ट्रेड आप इसमें नहीं कर सकते हो। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने देखा, फ्लोरिकन को देखा कि वो कहाँ है, अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पर अपेंडिक्स नंबर 2 है, जिसमें 97% जो वर्ल्ड की स्पीशीज़ है वो आती है, एनिमल और प्लांट्स की, फ्लोरा एंड फौना दोनों इसमें आता है। अब इसके अंदर जो स्पीशीज़ है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, लेकिन रेगुलेट किया जाता है इसमें ट्रेड को रेगुलेट कैसे किया जाता है, कंट्रोल, ध्यान रखा जाता है कि आप ज़्यादा भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको फिर एक्सटेंशन के नज़दीक पहुँचा ही दो, इंडेंजर कैटेगरी में डाल ही दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड कर लो, किसी को किल करना है, उनके बॉडी पार्ट को किसी को कुछ करना है तो वो किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट के रहते हुए। तो लिमिट अपेंडिक्स नंबर 2 में लगाई जाती है। अपेंडिक्स 3 के अंदर देखें तो वर्ल्ड की केवल 1% पॉपुलेशन है, और वो भी किसकी है, 95% इसमें एनिमल होते हैं, 5% प्लांट की स्पीशी होती है। इसके अंदर जो ट्रेड है वो एक्चुअली में खुला किया जाता है। थोड़ा बहुत जो पार्टीज़ है उसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ अपना अनुदान करते हैं, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल ही जो स्पीशीज़ होती है कोई खतरे की उसमें होती ही नहीं है। साइट्स के बारे में थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली के अंदर में IUCN के द्वारा ही हुआ था। कैसे हुआ था, इसका रेजोल्यूशन जो था वो 1963 के अंदर हम देखते हैं IUCN में प्रस्तावित किया गया, और उसके बाद में इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के तहत पे अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये वहीं से निकला है, लेकिन क्या उसी की मेंबर है ये, तो उसकी मेंबर नहीं है, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है, बनी हुई निकली है। ओरिजिन की बात करें तो देखिए ये रेजोल्यूशन जो था 1963 के अंदर निकला था, और जो टेक्स्ट है कन्वेंशन का वो फाइनली 1975 के अंदर में अडॉप्ट किया गया कि अब ये बन चुकी है। तो बनाने का प्रस्ताव 1963 में दिया गया और 1975 के अंदर ये बन गई थी। उसके बाद में लीगलिटी यही है कि जो भी कंट्रीज़ होती है उसके ऊपर इसका लीगल उनको मानना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर एक कन्वेंशन बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन ये जो कंट्री है उसके डोमेस्टिक लॉज को क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। डोमेस्टिक यानी कि वहाँ के खुद के जो कानून होते हैं, जैसे कि इंडिया में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इस पे साइट्स जो है वो इसको बदल नहीं रही है, इसमें अपने कानून है अलग से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल साइट्स में जो लिखा गया उसके विपरीत ही कोई चीज़ बना दे, तो वो मान्य नहीं होगा। खैर, हम देखते हैं इसके अंदर 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल किस लिए है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। शेड्यूल 1 जो होता है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को यहाँ पर कवर करता है और उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है, पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर उनका ना कोई हैबिटेट से छेड़खानी कर सकता है, उनको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल हो या प्लांट्स हो, कुछ भी हो, इसमें उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। इसमें आप लायन वगैरह को देख सकते हैं, इसमें आप लेपर्ड वगैरह को देख सकते हैं, इसमें हम टाइगर को देख सकते हैं, इसमें हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देख सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे एनिमल्स वगैरह वो आते हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं हाई प्रोटेक्शन, कि इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, शेड्यूल 1 से थोड़ी कम, लेकिन हाई प्रोटेक्शन है, उनका ट्रेड इसमें भी प्रोहिबिटेड है। फिर शेड्यूल 3 और 4 में वो स्पीशीज़ आती हैं जो इंडेंजर्ड नहीं होती हैं, लेकिन आप इनका हंटिंग भी नहीं कर सकते, इनको मार नहीं सकते हो। शेड्यूल 5 में आती है जिनको हंट किया जा सकता है। शेड्यूल पहले से लेकर 4 तक की स्पीशीज़ को हंट नहीं किया जा सकता है। शेड्यूल 5 की स्पीशीज़ होती हैं जिनमें वर्मीन, जहरीले जो होते हैं वो काफ़ी आते हैं, सांप वगैरह, उनको हंट किया जा सकता है। शेड्यूल 6 के अंदर वो प्लांट की स्पीशी आती है जिनको फॉरबिडन किया गया है कल्टीवेशन से। शेड्यूल 6 में क्या है, कैनबीज का एग्जांपल ले लीजिए, यानी भांग जो होती है वो क्या है, यहाँ पर फॉरबिडन की गई है, उसकी आप खेती नहीं कर सकते हो। तो कल्टीवेशन से ऐसी ऐसी और भी बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी है जिनको रोका गया है।
पहले की अगर मैं बात करूँ तो जो है WPA 1972 का एक्ट था वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू था। अब जब से 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया है तब से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। पांचों के पांचों जो शेड्यूल हैं, 6 शेड्यूल हैं मेनली, छठा किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और 5 जो उसमें एनिमल्स भी आते हैं। तो जो पहले 5 हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि 5th शेड्यूल ऐसा है जिनमें एनिमल्स की हंटिंग होती है। अदरवाइज जो अदर एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक आए हैं उनकी ना हंटिंग हो सकती है ना उनमें कोई ट्रेड वगैरह बिना परमिशन के, जो कि यहाँ पर स्टेट वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन जो होते हैं उनकी परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हो। दूसरा कुछ एक्सेप्शंस है इसके अंदर में। एक्सेप्शंस यही होता है कि देखिए जो स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उससे परमिशन लेके, और वो भी लिखित परमिशन लेके, किसी जानवर को मारा जा सकता है। अब उसमें क्या क्या केस होते हैं, ऐसे क्यों मारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो जानवर जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया है कि जो उसके आसपास और दूसरे एनिमल्स होंगे उसको भी वो लग सकती है, तो इसी वजह से थ्रेट जो ये इतना ज़्यादा हो गया, तो इससे अच्छा है कि उसको मार ही दिया जाए ताकि वो खुद भी मुक्त हो सके और उसके जो आसपास की कंजर्वेशन है दूसरे एनिमल्स का उनको बचाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी होती है कि किसी ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया। अब एक कोई लायन वगैरह है वो जंगल से बाहर आ गया और किसी की फैमिली को खाने ही वाला है, सडनली वहाँ पे कोई और दूसरा फैमिली मेम्बर आता है और उसको गोली मार देता है। ऐसी सिचुएशन में क्या उस आदमी को बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने अपने परिवार को बचाने में, सेल्फ डिफेंस में, खुद को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया, उस एनिमल की किलिंग की है, ऐसे ही उसको नहीं मारा है। तो ये कारण है कि ऐसे कुछ एक्सेप्शंस के दौरान भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाया गया। मैं क्यों इतना सब कुछ आप लोगों को सिखा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है आप स्टैटिक में भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यही होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा, जब आप इसको लगातार रिवाइज करते जा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बता रही हूँ आपको, बहुत छोटे में, बहुत सीधी सादी सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। इससे क्या होगा कि लगातार आपको चीज़ें लंबे टर्म तक याद रहेंगी। इसके अंदर जो शेड्यूल है, इसके अंदर 5 तरीके के प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं। पहला जो एरिया होता है वो होता है नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट वो भी बना सकती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं जो कि होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी आपको पता है नेशनल पार्क जो होते हैं वो कैप्टिव एरिया के अंदर बनाए जाते हैं, ह्यूमंस जो वहाँ पर जा सकते हैं। सेंचुरी ऐसी होती है जो कि बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह के एरिया के अंदर बनाई जाती है। तो इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं किसी भी एरिया के अंदर। तीसरा हम देखते हैं होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, इसको केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स को, इसको केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर सकती है। और छठा और लास्ट जो होता है वो होता है टाइगर रिजर्व। ये आपको शॉक करेगा, लेकिन टाइगर रिजर्व को भी केवल स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी यहाँ पर नोटिफाई एरिया को नहीं कर सकती कि ये टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको याद रखना है। टाइगर रिजर्व जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है। तो जब ये बताएगी कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व बना दो तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर टाइगर रिजर्व बना देगी। कुछ और साइलेंट फीचर्स की अगर बात करूँ तो देखिए इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट किया जाता है, लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं अगर आपको वाइल्ड लाइफ के अंदर ट्रेड करना है। अथॉरिटीज़ अपॉइंटेड जो है इस एक्ट के अंदर में वो स्टेट गवर्नमेंट से भी होती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। पेनल्टीज़ बहुत तगड़ी लगाई गई हैं, 7-7 साल की, 10-10 साल की जेल हो सकती है अगर कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को तोड़ते हुए मिलता है तो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है तमिलनाडु के अंदर एक एयरपोर्ट बन रहा है नेशनल लेवल का। एक जो जगह है कहाँ पर ये एयरपोर्ट बन रहा है वो मैं बता देती हूँ। ये बन रहा है होसूर के अंदर में। होसूर जो है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है तो इसी वजह से होसूर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। होसूर जो है वो कर्नाटका के जो बेंगलुरु है जो कि यहाँ पर लॉजिस्टिक नेटवर्क हब है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तमिलनाडु के अंदर ये है, बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि होसूर है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आप तमिलनाडु और कर्नाटका के इसको देख पाएंगे। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट जो ऑफ तमिलनाडु के अंदर में हमें दिखाई देता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2000 एकड़ के अंदर पूरा का पूरा बनने वाला है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उन्होंने इसकी घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। लगातार ये काम जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, ये लॉन्ग टर्म गोल है। इसमें 40 किलोमीटर ये बेंगलुरु से जब पड़ेगा और 25 किलोमीटर बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी से पड़ेगा तो वहाँ पर मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
इसके अलावा इसमें इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है वो स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु के द्वारा इसको और ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। ख्याल अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि अब ये शुरू होगा, बनेगा तब हम इसके बारे में देखेंगे। मैपिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो होसूर जस्ट आपको एक शहर है उसको याद रखना है। इसके अलावा एक हमारा आर्टिकल है जो कि है कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम कोकोनट हस्क कैन पावर सुपर कैपेसिटर फाइंड रिसर्च। एक रिसर्च की गई है जो कि हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन तिरुवनंतपुरम के अंदर, अगेन तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे बता रहे हैं कि कोकोनट का जो हस्क होता है, यानी कि जो बचे हुए कोकोनट बाहर निकल कर आते हैं, इसके जो सूख जाता है जो कोकोनट का पूरा पल्प, वाटर वगैरह आप बाहर निकाल लेते हैं, गिरी को बाहर निकाल लेते हैं, और जो पल्प बाद में बचता है उसको प्रोसेस करके जब 430 डिग्री सेल्सियस तक उसमें कार्बनाइजेशन किया जाता है, तब वहाँ से आप एक ऐसा फैब्रिक बना सकते हो, एक ऐसा कपड़ा बना सकते हो जो कि सुपर कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अब सुपर कंडक्टर, सुपर कैपेसिटर क्या है? ये होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कितने अच्छे से फ्लो करने देते हैं। तो यही यहाँ पर काम जो है वो बेहतरीन तरीके से ये कर सकता है। तो नई रिसर्च है, सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी पड़ेगा, इस पर यहाँ पर काम जो है वो जारी है। फिलहाल हमारे जो आर्मी के चीफ है वो बदल गए हैं। हमारे जो 28वें आर्मी के चीफ थे वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत के जाने के बाद में हम देखते हैं, सर बिपिन रावत के जाने के बाद में 29 यहाँ पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, जो कि आते हैं जनरल मनोज पांडे, और अब उनके बाद आ रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इन्होंने जो अपना डिजिग्नेशन थी वो अब दे दी है नए आर्मी के स्टाफ को हमारे को। ये जो हमारे आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, इसके अंडर में हम देखते हैं कि तीनों ही जो आर्मी की विंग्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाती है। ऑल दो अलग अलग यहाँ पर जो स्टाफ होते हैं वो भी हम देख पाते हैं, नेवी के भी अपने एक हेड होते हैं, यहाँ पर एयरफोर्स जो होती है उनके भी अपने एक हेड होते हैं, तो ये भी हम देख पाते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इनका नाम जानना जरूरी था, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। खैर, यहीं पे आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब लगभग 55% लोगों ने नहीं किया है, जो भी वीडियो देखते हैं तो कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और बेहतर अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए काम करके आऊँगी। एंड जो भी फीडबैक हो, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सब बता दीजिए। मैं फीडबैक पे काम करूँगी और अच्छे से चीज़ों पे जो आप लोगों को लगता है कुछ कमी रह जाती है तो उन पे भी काम करूँगी। खैर फिलहाल के लिए चलती हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर से मिलेंगे हम लोग सुबह जल्दी न्यूज़पेपर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।